हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के सेट नंबर 9 को आज कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से 8 तक को कवर किया है। देखिए, आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से बीएसएससी के जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अभी हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। पहला है आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन और दूसरा है किरण पब्लिकेशन। ठीक है, यदि ये दोनों पब्लिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद हम लोग क्राउन पब्लिकेशन तथा एडिटोरियल पब्लिकेशन को भी कवर करेंगे। तो यदि आपको बेहतरीन तरीके से बिहार एसएससी की तैयारी करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे जो है प्रैक्टिस सेट का आप लाभ उठा पाएँ। ठीक है, देखिए, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर्स होता है उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहता है। इसलिए आपको वो मस्ट है ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर आपका 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब मंत्रिमंडल का, ये डायरेक्ट पूछ रहा है, मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, संविधान 74 एक जो है यानी क, यह मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति की यदि बात करें तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत क्या बुलाता है, आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और आर्टिकल 123 याद रखिएगा, यह भारत के राष्ट्रपति जो है 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत आपको अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो यह जो है आपको शोषण के विरुद्ध संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें हमारे मौलिक अधिकार के आर्टिकल 23 और 24 देता है। ठीक है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल जो 24 है, यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से जो भी बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं, उनको आप जोखिम भरा काम उनसे आप नहीं करा सकते हो। ठीक है, उन्हें यह संरक्षण देता है। ठीक, चलिए, शिक्षा का अधिकार आपको आर्टिकल 21 के क में है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित था। देखिए, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की यदि बात करें तो इसके जो एम विश्वेश्वरैया की योजना से जो है विचारों से प्रभावित था, और यह अमेरिका देश से भी संबंधित है। ठीक है, अमेरिका में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, याद रखिएगा, भारतीय नियोजन का पहली रूपरेखा जो है आपको यह एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ही तैयार किया गया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है। या प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक, इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में आएगा। इसके लेखक जो है आपको एम विश्वेश्वरैया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है। ये जो पंचायती राज को वित्त पोषण होता है, ठीक, वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी पंचायतों में जो भी कार्य होते हैं विकास वाले, उसके लिए जो पैसा आता है वो राज्य का जो वित्त आयोग होता है वो देता है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग का जो संबंध है, ये हमारे आर्टिकल 243 आई और जे में जो है राज्य वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो प्रत्येक 5 वर्षों के लिए कौन करता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है तो ये प्रत्येक 5 वर्षों के लिए जो है राज्यपाल करता है। और इस वित्त आयोग की जो गठन करता है वो हमारा राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 280 के तहत ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो कि केंद्र में है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई। तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा आपातकाल लगा था। इसके बाद कांग्रेस की हार हो गई थी और जनता पार्टी चुनकर आई थी केंद्र में।
किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय क्रांतिकारी की माता जो है यह मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम इंडियन फ्लैग को विदेशों में फहराया था। और वो जगह कौन सा? स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी का एक शहर है। यहाँ पे इन्होंने सन 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा, प्रथम बार भारतीय झंडा को विदेशों में फहराया था। इसलिए इन्हें भारतीय क्रांतिकारी के माता कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला कौन थी? तो यह जो है अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य सभा के सभापति होते हैं। तो देखिए राज्यसभा के जो सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो याद रखिए वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, इसे ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके 1/3 जो सदस्य है प्रत्येक 2 वर्षों के बाद क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है आपको सन 1993 में पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो यह भी 1993 में आपको इसकी स्थापना की गई थी। देखिएगा कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आपको बताना है एक पिछड़े देश की इसमें से क्या विशेषता नहीं है। तो प्रति व्यक्ति निम्न आय विशेषता है, उच्च मृत्यु दर ये भी आपको विशेषता है, और उच्च निरक्षरता। और ऑप्शन नंबर डी है आपका कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। देखिए यदि कोई देश पिछड़ा है तो प्राथमिक क्षेत्र में उसके जो है अधिक श्रमानुपात होता है। ठीक है, इसलिए ये आपका जो है कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। यहाँ पे निम्न की जगह अधिक होना चाहिए था, क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं, अर्धविकसित देश होते हैं, वहाँ पे जो प्राथमिक क्षेत्र है वहाँ पे श्रमानुपात अधिक होता है। और जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे जो है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में श्रमानुपात जो अधिक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वह बांग्ला है। और बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कब अलग हुआ? 1971 ईस्वी में अलग हुआ। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। देखिए पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं यह जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आगे देखिएगा कि भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो प्याज के उत्पादन में जो मुख्य राज्य है आपको यह महाराष्ट्र है। ठीक है, उड़ीसा जो है आपको यह बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल जो है यह आपको जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम जो है आपको यह कान से जुगीन सभ्यता कहा जाता है इसे। और हड़प्पा के जो है खोज सर्वप्रथम सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि बौद्ध कला प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? यानी बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है इनमें से बताना है आपको। तो अमरावती जो है एक प्रसिद्ध कला है बौद्ध धर्म का। ठीक है, और इसे सातवाहन शासकों ने बनवाया था। किसे? सातवाहन शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख से आपको यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है आपको जानकारी प्राप्त होती है। और यह अभिलेख कहाँ है? तो यह अभी दिल्ली में है। और इसकी जो विशेषता है कि जो महरौली का अभिलेख है इसमें अभी तक कोई जंग नहीं लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 16 के वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए वेदांत शब्द का प्रयोग आपको जो है यह उपनिषदों के लिए किया गया। वेदों को यदि आपको अच्छे से जानना है वेदों के बारे में तो वेदों को जानने के लिए आपको वेदांत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वेदांत शब्द का प्रयोग इसे उपनिषदों के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को जो प्रतिवर्ष आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। कॉफी के कथन की यदि बात करें तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं होता है। कॉफी के लिए छाया का फैक्टर जो है वो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना
की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो गन्ना का जो फसल है आपको यह तैयार होने में लगभग आपको 1 साल यानी 12 महीने का समय लग जाता है। निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो मक्का जो है यह रबी की फसल नहीं है। बाकी गेहूँ, जौ और सरसों आपको जो है यह मक्का आपके रबी की फसल है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो यह पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्होंने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था, और 1192 ईस्वी जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें यह मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? तो दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग दीवान ए, याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान की स्थापना किया था। किसने किया था? तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक था। यह एक हिंदू माता के गर्भ से जन्म जबकि लिया था, और इसने ब्राह्मणों पे जो है जजिया कर लगाया था। इसलिए क्वेश्चन आपका एक बन के आएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो सहायक संधि को जो है आपको यहाँ पर देखिए मैसूर जो था इसने स्वीकार नहीं किया था, मैसूर राज्य। ठीक है, और सबसे पहले किसने अस्वीकार किया था? तो सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। इसके बाद नवाब अवध का नवाब और फिर पेशवाओं ने भी स्वीकार कर लिया था। सहायक संधि को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली जो था, देखिएगा लॉर्ड वेलेजली यह सहायक संधि का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 है, कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? यह जो है आपको रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, और असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, देखिएगा कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? तो यह जो है आपको कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। याद रखिए कल्पना चावला जो है प्रथम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने जो अंतरिक्ष में गई थी, और इनका निधन हो गया था कब? यह जब कोलंबिया शटल से पृथ्वी पर लौट रही तो कोलंबिया शटल जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 6 है कि डैश को चंद्रमा 3 की लैंडिंग सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन चौथा देश बन गया है? तो यानी यह कब चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया? तो यह याद रखिए 23 अगस्त सन 2023 को भारतीय इतिहास का यह एक स्वर्णिम समय है जबकि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया, और यह विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पहले आपको चीन, रूस तथा अमेरिका यानी यूएसए ही ऐसे 3 देश हैं जो कि चंद्रमा पर अभी तक लैंडिंग किए हुए हैं, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंडिंग करने वाला भारत जो है विश्व का प्रथम देश बन गया। अभी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश नहीं पहुंचा था, इसलिए भी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को प्रदान किया गया। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक जो है देश से कालाजार को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी जस्ट भारत ने 2023 में ही इंडोनेशिया को हराकर, याद रखिएगा इंडोनेशिया को हराकर जो है पहली बार थॉमस कप को जीता है, और यह कप जो है आपको बैडमिंटन से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट के दृष्टिकोण से, इसलिए आप इसको वीवीआई करके जरूर नोट करिएगा। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा भारत की यह क्या है? एक गुप्तचर एजेंसी है कि प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है आपको रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो घनी आबादी वाला प्रदेश जो है आपको दक्षिण पूर्वी एशिया के जो कंट्रीज है, एक आप यहाँ पे जो है आबादी काफ़ी घनी है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको देहरादून में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह शिमला में। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेता है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो अब पवन को हम भू विक्षेपी पवन कहते हैं, यानी जियोट्रॉपिक विंड इससे कहा जाता है। ठीक है, व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? जो पवनें अस्थायी होती हैं। ठीक है, वैसे पवन को हम व्यापारिक पवनें कहते हैं।
भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो देखिए, यदि भूमध्य रेखा पर आपको 1 डिग्री कहीं दर्शाया गया तो समझिए कि उसके बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको वी.एस. मिन्हास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, विश्व बैंक की जो स्थापना हुआ था सबसे पहले, याद रखिए, ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन किया गया था। कब? 1944 ईस्वी में। इसी के आधार पर जो है 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय जो है आपको वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका के राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के आर प्रज्ञानंद की को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया था? तो यह नॉर्वे का खिलाड़ी था और कौन था? यह मैग्लन कार्लसन था, जो कि विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह याद रखिए, जयपुर में किया गया। जितने भी विधानसभाओं के अध्यक्ष थे उनका यह सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजय टू जोगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आदित्यनाथ जोगी यानी यूपी के जो अभी मुख्यमंत्री है, इनके जीवनी पर आधारित यह पुस्तक लिखी गई है। तो इसके जो लेखक हैं आपको शांतनु गुप्ता है। और देखिए, आदित्यनाथ जोगी का जो जन्म का यानी बचपन का नाम था वो अजय सिंह बिष्ट था। अजय सिंह, याद रखिएगा, अजय सिंह बिष्ट था। और यह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो यह उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज में पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर जो थी वह एस विजयलक्ष्मी थी। और सबसे कम उम्र की यानी युवा जो ग्रैंड मास्टर थे वो कोनेरू हम्पिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ है? तो सूफी संप्रदाय का उद्भव आपको इस्लाम धर्म से हुआ है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता बताना आपको। देखिए, पिछड़े देश में क्या होता है? प्रति व्यक्ति निम्न आय होता है, निम्न मृत्यु दर होता है और उच्च निरक्षरता यानी उच्च निरक्षरता होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है, सभी विशेषताएं यह एक पिछड़े देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं आपको एग्जामों में, तो वासंदा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए, यह गुजरात में स्थित है। अबोहर एक आता, अबोहर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? यह याद रखिए, पंजाब में है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का जो झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अष्टछाप के संस्थापक किस स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह आचार्य विठलनाथ के द्वारा किया गया था। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुए? तो देखिए, सबसे पहले याद रखिए, बिहार जो है यह बंगाल से कब अलग हुआ? 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 में घोषणा किया गया, तो 1912 ईस्वी में पूर्ण रूप से अलग हो गया था। 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और फिर 2000 ईस्वी में आपको झारखंड अलग हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि सन 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत जो है 26 अप्रैल सन 1858 ईस्वी को हो गया। ठीक है, यह स्वतंत्रता 1857 के जो स्वतंत्रता आंदोलन था इसके एक प्रमुख नेता थे, जो कि बिहार के जगदीशपुर से संबंध रखते थे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा रहा था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना रहा और इसके जो नेता थे वह विलायत अली खां थे और इनायत अली खां थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज यह कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्तियों में से एक गिने जाते हैं। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है यहाँ पर सबसे अधिक है? देखिए, शिवहर के जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, यहाँ पर 1880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको कैमूर जिले की है और सबसे अधिक साक्षर जिला जो बिहार का वह रोहतास है। सबसे अधिक लिंगानुपात आपको गोपालगंज जिले की है। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो देखिए, यदि चंद्रमा पर कोई भी बम विस्फोट होता है उसकी पृथ्वी पर आवाज़ सुनाइए नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है और जब वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि जो है गमन नहीं करेगा। ध्वनि के गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जब जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की जो कठोरता होती है वो HCO3 के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़ी सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट
ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला लिया गया? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया एक अद्भुत पहल भी है कि जितने भी विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हटाकर भारतीय रक्षा संस्थानों को जो है स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का प्रयोग करके जोड़ा जाएगा, तो आपको माया विंडोज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर तथा जिंक से के मिश्रण से बना है, तो वायु क्या है? तो वायु भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को क्या है? कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? देखिए इंसुलिन की कमी के कारण आपको डायबिटीज यानी कि चीनिया रोग होता है। ठीक है, लोहे की कमी के कारण याद रखिए, लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किससे कारण? एनीमिया रोग में आपको शरीर में खून की कमी हो जाती है। बेरी या विटामिन B1 की कमी से होता है, और बेरी का मतलब होता है जब यह रोग हो जाता है तो व्यक्ति जो है क्या चल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस ताप पर H2O यानी कि जल, ठीक है, H2O का मतलब जल का घनत्व तो अधिकतम होगा। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व तो जो होता है यह अधिकतम होता है, किंतु यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। तो फ़ारेनहाइट में 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है पे आपका जल का घनत्व जो है अधिकतम होगा। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो देखिए स्तनधारी कहते किसे हैं? तो वैसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, और उसे दूध पिलाता है, वैसे जंतुओं को स्तनधारी कहा जाता है। तो मगरमच्छ जो है यह स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अरक्त जो किरणें होती है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अश्रु गैस यानी आंसू वाले जो गैस होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका नेक्स्ट सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब में क्या होगा? देखिए जब आप लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक दीजिए तो उसकी जो चमक है वो कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, आपको दूरी जो है सेम दिखाई देगा किंतु जो चमक है यानी कि रोशनी उसकी जो है कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये पहले ऑप्शन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो आपको बता दूं कि चाइना रोज के साथ, ठीक है, चाइना रोज के साथ यदि आप बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो उसका हरा रंग प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है यह आपको मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। और एक क्वेश्चन आता है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? यह जो है पारे की कमी के कारण होता है, पारे की कमी के कारण जो है मिनी माता रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जैसे कि बताया मैंने एनीमिया रोग जो होता है यह लोहा की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये ही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो पृष्ठ तनाव है वह घट जाएगा। ठीक है, Mg2P2O में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो आपको यहाँ पे इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे 500 जूल ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगा और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगा। कितना जो है लुप्त हो जाएगा? 5 जूल जो है यह लुप्त हो जाएगा। इससे 10% वाला आपको नियम पता होगा। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है क्या? एक ट्रांसफार्मर जो होता है यह वोल्टेज को बदलते रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अधिक वोल्टेज है तो उसे कम कर देगा और कम वोल्टेज है तो उसे अधिक कर देता है। ट्रांसफार्मर का जो है यही कार्य है। और ट्रांसफार्मर का जो कोड बना होता है वह नर्म लोहे का बना होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है? तो मृदुतक जिसे पैरेन्काइमा बोलते हैं एक साधारण ऊतक है जो कि अस्थायी है। अगला क्वेश्चन है 21 कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कंपाइलर कहा जाता है। यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखें तो यह कैसा दिखाई देगा? तो यह आपको
काला दिखाई देगा। कैसा? काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना किसका? ये जो है आपको ईथर परिकल्पना के पतन का आधार बना। एक डायोड में क्या होता है? तो याद रखें, एक डायोड में जो है हमेशा आपको केवल दिशा में चालन होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर, डीएनए में प्यूरिन क्षार है, तो आपको एडेनिन एंड गुआनिन हो जाएगा। कहाँ? एडेनिन एंड गुआनिन, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो सेट है कंप्लीट हुआ। बाकी 76 से 150 के प्रश्न जो है आपको मैथ और रीजनिंग प्रश्न है, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कीजिए और मैथ और रीजनिंग के जो है प्रश्न को बना लीजिए, सोल्यूशन मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो देखिए आज का आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। किसी प्रकार का यदि आपको क्वायरीज हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आंसर दूंगा। और सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कीजिए और आपकी जो सफलता है आपको जरूर मिलेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।